नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, जितने भी जीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो एज पर ऑफिशियल सिलेबस है और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है वो इंक्लूड करते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि पहले जो है वो HPRC ने जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, बाई साहू इन 1713। तो बोलते हैं कि 1713 की बात है कि साहू के द्वारा पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त जो था वो किया गया था। देखिए, हम 1713 की बात करते हैं तो 1713 में जो है वो बालाजी विश्वनाथ इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ ये एक ब्राह्मण हुआ करते थे, इनको जो था वो पेशवा जो था वो बनाया गया था। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ को जो है वो पेशवा बनाया गया था और ये बनाया किसके द्वारा गया था? साहू के द्वारा जो है वो इनको पेशवा जो था वो बनाया गया था। पूरी बातें जानते हैं हम, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। मराठा राज्य के बारे में आपने सुना है। मराठा राज्य यहाँ पर जो है वो शिवाजी जो है वो इनके महानतम शासक जो है वो हुए। शिवाजी के कार्यकाल के दौरान जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। और शिवाजी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 1674 में 1674 में जो था वो हुआ था और रायगढ़ किले में जो था वो हुआ था। रायगढ़ किले में काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, इनके द्वारा शिवाजी का जो है वो राज्याभिषेक जो था वो किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान अष्टप्रधान हुआ करते थे जिसमें पेशवा आते थे। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, ये संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल जो था वो करते थे। सरकारी पत्रों पर राजा के नीचे इनकी मोहर जो था वो लगती थी। पेशवा आते थे और अष्टप्रधानों में अमात्य, वाक्यनवीस, सुरनवीस, दवीर, सरे नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश ये जो था वो आते थे। अब इसी में जो है वो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उसमें संभाजी आए। संभाजी के बाद राजा राम जो था वो बने थे, फिर शिवाजी द्वितीय जो था वो बने थे, फिर साहू बने। साहू जो है वो 1707 में बने थे, 1749 1749 तक जो था ये लगभग इनका जो है वो पीरियड रहा था। परंतु 1713 में जो है वो क्या हुआ? 1713 में बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ये हुआ करते थे और इनकी सेवाओं को देखते हुए इनसे प्रसन्न होकर साहू ने क्या किया था? इनको जो है वो पेशवा जो था वो नियुक्त जो था वो किया था। इनके बाद भी और बहुत सारे पेशवा हुए। बालाजी बाजीराव हुए, बालाजी बाजीराव हुए, बालाजी प्रथम हुए, बाजीराव प्रथम हुए, माधव राव हुए, नारायण राव हुए, माधव नारायण राव हुए, ये सब जो है वो हुए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो है एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कौन से ईयर में हुआ था? ये 1775 में स्टार्ट हुआ था, 1775 में 1782 तक जो था वो चला था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो कब हुआ था? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 में स्टार्ट हुआ था, 1806 तक जो था ये चला था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की अगर हम बात करते हैं तो ये 1817 में स्टार्ट हुआ था और 1818 तक जो था ये चला था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कब कब क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से क्रोनोलॉजिकली याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्टेड द वेवेल प्लान ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस। तो बोलते हैं कि वेवेल प्लान को जो है वो शिमला सम्मेलन के दौरान किस राजनीतिक दल ने जो है वो अस्वीकार कर दिया था? अगर हम वेवेल प्लान की बात करते हैं कि इसको अस्वीकार किसके द्वारा किया गया था, तो इसको अस्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेवेल प्लान की बात कर लेते हैं ताकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जो है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये वेवेल योजना कब आई थी। अक्टूबर 1945 की बात है। लिनलिथगो की जगह जो है वो वेवेल जो है वो वायसराय जो था वो बनाए गए थे और 1945 में वेवेल ने एक योजना बनाई जिसको वेवेल योजना जो है वो बोला गया। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन भी जो है वो 1945 में ही जो था वो हुआ था। अब देखिए, वेवेल प्लान जो था इसके कुछ महत्वपूर्ण जो था वो पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बातें इसकी थी। जैसे कि इसमें कहा गया था कि जो वायसराय हुआ करते हैं, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जो है वो भारतीय होने चाहिए। और इसमें कहा गया था कि जो परिषद है, परिषद में जो है वो जो स्वर्ण हिंदू हैं और मुसलमान हैं उनको समान जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए। इसमें कहा गया था कि डिफेंस जो रक्षा विभाग है वो अंग्रेजों के पास ही रहना था, लेकिन विदेशी मामलों के लिए जो है वो भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जो है वो की जाए। प्रांतीय सरकारों को जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत चलाने का प्रस्ताव जो था वो रखा गया था। वायसराय को वीटो शक्ति प्राप्त जो था वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम किया जाना था। ये भी इसमें एक प्रोविजन जो था वो रखा गया था। ऐसे छोटे छोटे प्रोविजन जो था वो रखे गए थे यहाँ पर।
ये जो वीटो पावर की बात कही गई थी ना, ये कहा गया था कि वायसराय जो है वो बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के जो है वो वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, ये इसमें बेसिकली जो था वो कहा गया था। और इसमें जो है वो बोलते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इसको रिजेक्ट कर देता है। बेसिकली इसमें क्या कहा गया मुस्लिम लीग के द्वारा, बोलते हैं कि ये जो सम्मेलन, शिमला सम्मेलन हुआ था, इसमें जिन्ना के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, ये उनके द्वारा कहा गया। मुस्लिम लीग से सदस्य इसलिए लिए जाएं क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की उस टाइम एकमात्र प्रतिनिधि संस्था जो था वो है, इसलिए यहाँ से सारे सदस्य लिए जाएं। और यही एक मेन कारण रहा कि इस सम्मेलन को जो है वो विफल माना गया, या फिर ये विफल हो गया, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स आपने वेवेल प्लान के बारे में ध्यान रखने हैं, कौन से ईयर में हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। इससे पहले CR फॉर्मूला आया था, वो 1944 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है वो हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो 1940 और 41 में हुआ। बाद में चलकर कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो था वो आई थी। वो क्रोनोलॉजिकली कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, तो वो भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिना इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हॉट वेदर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम घटना आमतौर पर जो है वो उत्तरी भारत में गर्म मौसम के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो गर्म मौसम के साथ यहाँ पर जो है वो लू जो है वो जुड़ी हुई है। लू विंड्स जो चलती हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में चलती हैं। देखिए लू का वैसे तो हमें पता है कि गर्म हवाएं चलती हैं। अगर हम प्रॉपर जब जियोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बड़ी ही गर्म हवाएं होती हैं, और ड्राई विंड इसको बोलते हैं। हॉट ड्राई विंड ये होती हैं जो कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वो बहती हैं। और डस्ट स्टॉर्म भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इस टाइम नॉर्दर्न इंडिया में हो जाते हैं। और डस्ट स्टॉर्म जो नॉर्दर्न इंडिया में उठते हैं वो आमतौर पर मई के महीने में जो है वो उठते हैं। और ये जो स्टॉर्म होते हैं ये टेम्परेरी रिलीफ भी लाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन यहाँ से आ जाता है। और यहीं से जो है ये जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं, यहीं से जो हल्की बारिश होती है, एक ठंडी हवाएं चलती हैं, वो यहीं इसी के कारण जो है वो चलती हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि वेस्ट बंगाल में जो है वो जो स्टॉर्म होते हैं उनको काल बैसाखी जो है वो बोला जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि काल बैसाखी जो है वो कहाँ पर बोलते हैं। तो काल बैसाखी आपने ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल में जो है वो बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है वो मैंगो राइपनिंग होती है, तो उसको मैंगो शावर जो है वो बोलते हैं। केरला और कर्नाटक जैसे स्टेट में ये मैंगो शावर का फिनोमिना जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलता है। तो मैंगो शावर, काल बैसाखी, लू, ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो NCERT में बड़े ही स्पष्ट तौर पर जो है वो दिए गए हैं। और अभी हमने HPRC का पैटर्न भी यही देखा कि इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इतना सब जानने के बाद जो है वो ये याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं हाउ मैनी डॉट्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ वन ब्रेली कैरेक्टर। तो बोलते हैं कि एक ब्रेली कैरेक्टर को बनाने के लिए कितने डॉट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो एक ब्रेली कैरेक्टर को जो है वो बनाने के लिए, एक ब्रेली चित्रण को बनाने के लिए जो है वो 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। हाउ मैनी डॉट्स आर यूज्ड टू फॉर्म वन ब्रेली कैरेक्टर। तो 6 डॉट्स आपने जो है वो ध्यान रखना है कि 6 डॉट्स का इस्तेमाल जो है वो होता है। अगर हम बरेली सिस्टम की बात करते हैं तो बरेली सिस्टम में जो है वो टोटल कितने यूनिक डॉट्स जो हैं वो होते हैं, कितने यूनिक डॉट्स पैटर्न होते हैं। तो 63 यूनिक डॉट पैटर्न जो है बरेली सिस्टम में जो है वो होते हैं। अब बरेली का आपको ये तो पता ही है कि बरेली का इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं। ये देखिए जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा बरेली का इस्तेमाल किया जाता है। बरेली भाषा है एक तरह से इनकी, और यहीं से ये अपनी चीज़ें जो हैं वो पढ़ते समझते जो है वो हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। बरेली के कितने डॉट्स पैटर्न है वो आपको 63 यूनिक डॉट्स पैटर्न है वो पता चल गया। हाउ मैनी डॉट्स आर यूज्ड टू फॉर्म वन बरेली कैरेक्टर। तो एक बरेली डॉट कैरेक्टर को बनाने के लिए जो है वो 6 डॉट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये जो बरेली है ये इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार जो है वो लुइस बरेली के द्वारा जो है वो किया गया था। ये एक फ्रेंच एजुकेटर थे जिनके द्वारा इसका इस्तेमाल जो था वो किया गया था। 1824 में लगभग लुइस बरेली के द्वारा जो है वो इसका आविष्कार जो था वो किया गया था। ब्रेली का इस्तेमाल आमतौर पर जो है बुक्स में, साइंस में, लेबल्स में ऐसे जो है वो किया जाता है। तो ये बेसिकली
इसका इस्तेमाल जो है वो बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले या फिर इसका आविष्कार किसने किया वो पता आपको चल गया। 63 आपको डिस्टिंक्ट इसके कॉम्बिनेशंस का पता चल गया कि 63 जो है वो टोटल कैरेक्टर होते हैं। 6 डॉट्स मिलकर जो है वो एक ब्रेली कैरेक्टर जो है वो बनाते हैं, ये भी आपको पता इसके बारे में जो है वो चला गया। एजुकेशन पर्पस में पब्लिक जो साइंस होते हैं उनको पढ़ने के लिए या फिर पर्सनल रीडिंग मटेरियल जो होते हैं उसके लिए ब्रेली का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ये भी आपने जो है वो जान लिया। इतना ब्रेली के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया था HPRC के द्वारा एग्जाम में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस संभावना ज़्यादा हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन से लिंक कर जो है वो और क्वेश्चन भी जो है वो HPRC जो है वो पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के, आप जो है वो पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। देखिए बेसिकली ये पॉकेट फ्रेंडली जो है वो स्लॉट आपके लिए रहने वाला है। 2 एग्जाम की तैयारी आप एक साथ यहाँ पर कर पाएंगे, बार बार आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत यहाँ पर जो है वो नहीं पड़ेगी। दूसरा आपका ये भी होगा कि आप जो है वो चीज़ों को लिंक कर जो है वो पढ़ पाएंगे, मतलब पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। सिलेबस तो आपने ऑलमोस्ट देख लिया है कि सेम ही है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से पोस्टें निकली हुई हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अलग से है। इसमें आपको पता है पोस्टें इंक्रीज भी कर दी गई हैं, तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं कोल गैस इज ऑब्टेन्ड मेनली ड्यूरिंग द, तो कोल गैस जो है वो बोलते हैं कि किस दौरान जो है वो प्राप्त जो है वो होती है। हम कोल के बारे में पढ़ते हैं, परंतु कोल गैस ये कहाँ पर जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, कब ऑब्टेन्ड होती है, किस दौरान ऑब्टेन्ड होती है। तो क्या यहाँ ये वॉशिंग ऑफ कोल्स विद वाटर, जब कोल को पानी के साथ धोते हैं तब ऑब्टेन होती है, या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का किया जाता है तब ये मिलती है, या फिर माइनिंग ऑफ कोल फ्रॉम अर्थ, जब अर्थ से कोल की माइनिंग की जाती है तब ये मिलती है, या फिर बर्निंग ऑफ कोल इन ओपन एयर की, या फिर कोल को जब ओपन एयर में बर्न करते हैं तब ये मिलती है। देखिए ध्यान रखना कि कोल गैस जो ऑब्टेन होती है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो है वो होती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कैसे ये कोल गैस जो है वो मिलती है। देखिए एक प्रोसेस होती है जिसमें कोल से जो है वो कोक प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसी दौरान जो है वो गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है, ये इसको कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस से जो है वो फॉलो करते हैं। इसमें हीटिंग ऑफ कोल होती है एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में हीटिंग होती है, और उसी दौरान जो है वो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको कोल गैस जो है वो बोलते हैं। तो कोल गैस का आपको पता चल गया। कोल गैस जो होती है इसमें प्राइमरली जो है वो हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो होता है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना आप। और ये जो है वो कोल गैस जो है वो इसका इस्तेमाल कहाँ पर जो है वो होता है। पहले तो देखो लाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता था, अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए जो है वो किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल होता है उसमें जो है वो इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। कोल की यहाँ पर बात हो रही है, तो कोल के बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। कोल को जो है वो ब्लैक गोल्ड भी जो है वो बोला जाता है, तो ब्लैक गोल्ड भी कोल को बोलते हैं। आपको पता है कि कोल बनता कैसे है। कोल जो है वो मिलियन ईयर्स बनने के लिए ले जाता है। जो फॉसिल्स जो है वो धरती में दब जाते हैं, वहीं से जो है वो मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो कोल निकलता है, मतलब उन्हीं से बनकर निकलता है। तो कोल मिलियन ईयर की प्रोसेस के बाद जो है वो बनता है, ये भी आप जो है वो अच्छे से जानते हैं। अब कोल के टाइप भी जो है वो अलग अलग टाइप हैं। इसके क्या क्या इसके टाइप जो है वो आते हैं। इसके टाइप में एक पीट कोल का टाइप जो है वो आता है, एक लिग्नाइट जो है वो इसका टाइप जो है वो आता है, एक ब्यूटिमिनस इसका टाइप जो है वो आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ब्यूटिमिनस इसका टाइप जो है वो आता है, और एक एंथ्रासाइट जो है वो इसका टाइप जो है वो आता है। क्या एंथ्रासाइट जो है वो इसका एक टाइप आता है। तो ये कोल के जो है बेसिकली टाइप जो है वो आते हैं। अभी जो पहला जो पीट कोल होता है इसमें जो है वो 40 से 55% तक कार्बन जो है वो होती है, और बाकी जो है वो इम्प्योरिटीज इसमें जो है वो होती है। और ये जो लिग्नाइट होता है इसमें लगभग ये भी ब्राउन कोल इसको बोलते हैं लिग्नाइट को, और ये लोअर ग्रेड कोल का जो है वो माना जाता है।
इसमें भी ज़्यादा कोल, इसमें कार्बन नहीं होती। ब्यूटेमिनस की बात करते हैं तो ब्यूटेमिनस जो है वो एक सॉफ्ट कोल जो है वो होता है, इसमें 40 से लेकर 80% तक कार्बन जो है वो होता है। और इसमें जो है वो ब्यूटेनियम्स के बाद जो एंथ्रासाइट आता है, ये बेस्ट क्वालिटी कोल की जो है वो मानी जाती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल की जो बेस्ट क्वालिटी है वो कौन सी है, तो वो एंथ्रासाइट कोल की बेस्ट क्वालिटी है। इसमें लगभग 80 से 95% तक जो है वो कार्बन जो है वो होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कोल के अलग अलग टाइप्स के बारे में। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं वो भी आपने जो है वो जान लिया। इतना जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो बोलते हैं कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात की गई है। बोलते हैं तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करते हैं, एक तो हमने लॉन्गेस्ट पढ़ रखा है, सेकंड भी हमने पढ़ रखा है। लॉन्गेस्ट रिवर के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हम लॉन्गेस्ट रिवर की सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, तो वो जो है वो गोदावरी जो है वो आती है। गोदावरी जो है वो क्या आती है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आती है। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आती है वो कृष्णा नदी जो है वो आती है। सबसे पहले हम इस गोदावरी नदी की ही बात कर लेते हैं। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है वो आती है और ये जो है वो वेस्टर्न घाट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से जो है वो निकलती है। इसकी लेंथ लगभग जो है वो 1500 किलोमीटर जो है वो रहती है। फाइनली ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। कहाँ पर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है ये ड्रेन जो है वो होती है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है, स्टेट कवर करती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल आंध्र प्रदेश जो है वो, ये स्टेट जो है वो आते हैं। गोदावरी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज इसमें आती हैं, सहायक नदियाँ इसकी। पूर्णा इसमें आती है, वर्धा इसमें आती है, प्रणहिता इसमें आती है, मंजरा इसमें आती है, वैनगंगा इसमें आती है, पैनगंगा इसमें जो है वो आती है। तो ये इसकी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरीज जो है वो आ जाती हैं। इसको जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की जो है वो आती है। लगभग 1400 किलोमीटर के करीब जो है ये बहती है। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये एक स्प्रिंग, एक झरने से निकलती है जो महाबलेश्वरम में स्थित है, वहाँ से जो है ये निकलती है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाकर जो है वो मिलती है। तंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया और घाट प्रभा हो गया, मुसी हो गया, भीमा हो गया, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो है वो आती हैं। स्टेट ये कौन कौन से कवर करती है जहाँ पर इसका पानी शेयर होता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स में जो है वो इसका पानी जो है वो शेयर होता है। तो कृष्णा के बारे में भी पता चल गया, गोदावरी के बारे में भी जो है वो पता चल गया। ये पेनिनसुलर रिवर्स में इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो आती हैं। तो इन दो नदियों के बारे में आप मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखना। बताने को तो यहाँ पर महानदी भी आती है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से जो है वो ओरिजिन होती है। ये उड़ीसा से होकर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। स्टेट जो यहाँ पर शेयर होते हैं इसका पानी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और 860 किलोमीटर के करीब ये बहती है। कावेरी नदी वैसे आती है, कावेरी ऑप्शन में भी दिया गया है। तो कावेरी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी रेंज से ये निकलती है वेस्टर्न घाट में, बे ऑफ बंगाल में जाकर ही ये मिलती है। ये लगभग 760 किलोमीटर के करीब जो है वो बहती है। और इसकी जो मेन सहायक नदियाँ आती हैं उसमें अमरावती आती है, हेमावती आती है, भवानी आती है, काबिनी आती है, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। स्टेट जो ये टच करती है उसमें कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु स्टेट जो है वो आते हैं। तो जो भी 4 ऑप्शन में नदियाँ दी गई हैं वो चारों की चारों हमने कवर कर ली। पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये, इतना आप इनके बारे में ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान में ये कौन सा प्रावधान है जो ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल जो है वो केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। हमारा देखिए जितने भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 दिया गया है। ये किसकी बात जो है वो करता है? आर्टिकल नंबर 19 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, जिसमें जो है वो राइट टू स्पीच आ जाता है, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, इन चीज़ों की जो है वो बात ये करता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 15 ऑप्शन में दिया गया
है ये बात करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आपका रंग क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, रिलीजन क्या है, इसके आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 किसकी बात करता है? ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को जो है वो फ्रीली अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, वो आपका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल नंबर 25 जो है वो बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 किसकी बात करता है? ये प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की बात जो है वो करता है कि आप ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, तस्करी नहीं कर सकते, उसको फोर्स्ड रूप में जो है वो लेबर नहीं करवा सकते, ये बात जो है वो आर्टिकल नंबर 23 जो है वो करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है। तो ऑब्वियसली जो हमने नो डिस्क्रिमिनेशन वाला पढ़ा वो हमने आर्टिकल नंबर 15 पढ़ा कि किसी भी रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है वो आपसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15 में जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो बात जो है वो कही गई है। बस क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा घुमाकर कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बस जब भी पेपर में जाएं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो आपके जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर जाएं, मतलब पिछले कल जो है वो उनको रिवाइज कर लें पेपर से, तो वो ठीक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ड्यूरिंग अ लोकसभा इलेक्शन what action can the election commission take if it finds evidence of widespread booth capturing in a constituency? तो बूथ कैप्चरिंग का मतलब है कि पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया और उसमें जो है वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को वोट जो है दिलवाए और वो व्यक्ति जो है वो जीतता है। फिर बोलते हैं तो बूथ कैप्चरिंग का पता अगर लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता है तो बोलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कार्रवाई जो है वो करेगा। पहले बोलते हैं ऑर्डर है रीपोल इन अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, की जो भी अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर फिर से पोल होगा, फिर से जो है वो वोटिंग होगी, इसके ऑर्डर दे सकता है। रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवेन, कि प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप जो है वो इसमें इंटरवेन जो है वो करो, ऐसी ऐसी बात हो गई है। या फिर कैंसिल द एंटायर इलेक्शन, कि जितना भी इलेक्शन हुआ है उस एंटायर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया जाए। या फिर डिसक्वालीफाई ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, की जितने भी कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं उन सभी को जो है डिसक्वालीफाई जो है वो कर दिया जाए। अब देखिए बूथ कैप्चरिंग की घटना अगर हुई है तो बड़े ही सावधानी से आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इजीली टिक कर पाएंगे कि ऑर्डर है रीपोल के ऑर्डर जो है वो दिए जा सकते हैं। ऐसे ऑर्डर कैसे दे देंगे कि कैंसिल ही इलेक्शन को, एंटायर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दें? नहीं, एंटायर इलेक्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ना ही कैंडिडेट जितने भी हैं उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर इंटरवेंशन की जो है वो की जा सकती है। सिर्फ यहाँ पर रीपोल के ऑर्डर जो है वो दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए जब इलेक्शन की बात हो रही है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 15 आता है जो इलेक्शन के साथ जो है वो डील करता है। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक जो है वो इलेक्शन की बात जो है वो की गई है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आता है। अब आपने कमेंट कर बताना है कि प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी पता चल गया। मेन आर्टिकल 324 है, वैसे 329 तक यही आर्टिकल चलते हैं। पार्ट भी आपको जो है वो पता चल गया। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट जो है वो कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनका जो है वो टेन्योर जो है वो कितना होता है। तो टेन्योर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्ली, 6 साल या 65 साल जो भी पहले होगा वो इनका टेन्योर जो है वो होता है। तो ये सब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ डज द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक फंक्शन एज द मॉडर्न करेंसी इन द इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में आधुनिक मुद्रा के रूप में बैंकों में मांग जमा किस प्रकार कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में HPRC के। तो बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक मुद्रा है, आधुनिक मुद्रा के रूप में बैंकों में जो मांग जमा है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो ये व्यक्तियों को भौतिक नकदी का उपयोग किए बिना भुगतान या स्थानांतरण करने की सुविधा देते हैं, जो विनिमय के माध्यम से, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके माध्यम के रूप में जो है वो काम करते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। बेसिकली बोलते हैं कि हाउ डज डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट है बैंकों में मांग जमा है वो किस प्रकार कार्य करती है।
तो अर्थव्यवस्था में जो आधुनिक मुद्रा है, जो हमारी मॉडर्न करेंसी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बोलते हैं कि आपका पैसा बैंक में है तो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से पैसा आप वहीं से जो है वो लेन देन जो है वो कर सकते हैं। आपको जो है वो नकदी का उपयोग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी कि आप पैसा निकलवाते हैं, फिर पैसा लेकर जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर उसको पैसा देते हैं। अगर आप दोनों के बैंक अकाउंट हैं तो आप वहीं से ट्रांसफ़र जो है वो इजीली कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स को पढ़ना था, बाकी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यहाँ पर देखिए ये भी एक जो है वो PYQ है, HPRC का साइंस का क्वेश्चन। बोलते हैं अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर टेकिंग G यानी कि ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलते हैं द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द स्टोन इज। तो अब इसको तो बेसिकली जो साइंस के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उससे हटकर ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा कैसे। ये आपको देखने को लग सकता है कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, परंतु इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल जो है वो करना है। किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आपको इस्तेमाल जो है वो करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है और g क्या है और h क्या है। m का तो आपने ध्यान रखना है कि m का मतलब यहाँ पर मास है और g का मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h का मतलब यहाँ पर हाइट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मास कितना दिया गया है, यहाँ पर 0.5 kg जो है वो दिया गया है, 0.5 हो गया kg में, और मल्टीप्लाई करेंगे हम g यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड जो है वो दिया गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। और h हमारे पास हाइट कितनी दी गई है, हाइट 100 मीटर जो है वो दी गई है। तो इसको आप सिंपली जो है वो कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक यूनिट निकल कर आएंगे जो पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं जूल, और जूल में ही हमारा आंसर जो है वो होगा। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 0.5, इसको जो है वो 500 जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 500 जूल आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। अच्छे से सॉल्व कर आप देख लेना। यहाँ पर ऐसे मैं बता देता हूँ मोटे तौर पर कि कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। इससे ये कट जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 500 हो जाएगा, यूनिट जूल बन जाएंगे, और यही हमारा आंसर जो है वो होगा। तो आगे भी इस तरह का क्वेश्चन कोई पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का यही एम है कि आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप मेंटली प्रिपेयर हों कि बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं है, आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं केमिकल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंजाई इन दी वाटर टैंकीज। तो पानी की टंकी में जो फंगी लगी होती है उसको नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से केमिकल रसायन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।